नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, आपको बता दें, आज संसद टीवी को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी की जनसेवा के 20 साल काफी शानदार रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने पीएम मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने तक के सफर की उपलब्धियां गिनाई। यही नहीं, उन्होंने बातचीत में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की पहचान उनके कड़े परिश्रम से है और उनका लक्ष्य सत्ता में रहना नहीं बल्कि देश का विकास करना है। जोखिम लेकर फैसला करते हैं वो सही है, क्योंकि उनका मानना है और कई बार सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कहा भी है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए हैं। हमारा लक्ष्य देश के अंदर परिवर्तन लाना है। 130 करोड़ की जनता को विश्व में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विश्व में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना है, जो जबकि पोटेंशियल सालों से यहां पड़ा है। हमारा युवा धन पश्चिम और अमेरिका की ओर न जाता अगर ये फैसले सालों पहले हो गए होते तो, जो आज हो रहे हैं। मैं किसी का क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहता, मगर वो इसलिए नहीं डरते हैं कि सत्ता में बने रहना लक्ष्य नहीं है, जो चलता है उसको चलने देना, आराम की जीवन जीना भी लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट। ये लक्ष्य लेकर वो चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद का उनका पहला कालखंड एक दृष्टि से बनाए तो वो संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके मुख्यमंत्री के, उनके तत्वाधान में गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे और एक काम हुआ। और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। ये तीन हिस्सों में उनके सार्वजनिक जीवन को बांटा जा सकता है। ये तीनों बेहद चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहे। जैसे जब उनको भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया, वो आए, संगठन मंत्री बने। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खस्ता हाल थी। गुजरात कोई पहले से भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल राज्य रहा नहीं था। हम सब युवा कार्यकर्ता थे, कोई भविष्य नजर नहीं आता था। जब भाजपा के लिए बात करते थे या ज्वाइन हुए थे, हमारे प्रोफेसर हमें डांटते थे, कहाँ गलत रास्ते पे चले गए हो। इस प्रकार की स्थिति थी और देश में 2 सीटें आई थी। तब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के संगठन मंत्री बने और 87 से उन्होंने संगठन को संभाला और संगठन के माध्यम से एक पक्ष की विश्वसनीयता कैसे जनमानस में बनाई जा सकती है उसका उत्कृष्ट उदाहरण करा। 87 में आने के बाद सबसे पहला चुनाव आया अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर कॉरपोरेशन में सत्ता में आई। अपने इंटरव्यू में अमित शाह ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने यह दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में लगातार विकास हो रहा है और उनकी वजह से ही पिछले 7 सालों के अंदर 70 साल के काम हुए हैं। देश के 60 करोड़ गरीबों को कई सारे वादे किए गए, मगर 70 साल तक उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन कभी नहीं आया था। गरीब कल्याण की बातें सबने की, गरीबी हटाओ की बातें के नारे भी लगे, मगर हुआ कभी नहीं था। आज मैं इतना कह सकता हूँ 11 करोड़ गरीबों के घर से धुआं गायब है। गैस का सिलेंडर वो गरीब महिला के घर में पहुंच गया है। लगभग 11 करोड़ शौचालय इस देश में बन चुके हैं, जिसमें से 9 करोड़ से ज्यादा उपयोग में है। तो वो 9 करोड़ परिवारों की महिलाएं आज शर्मसार नहीं है, सम्मान के साथ जीवन जी रही हैं। उनको भी होता है कि इस देश में मेरी हिस्सेदारी है, मेरी कोई चिंता कर रहा है। हर घर में नल का पानी पहुंचाने का काम हम शुरू करें। 8 करोड़ घरों में पानी पहुंचा, लगभग 2 करोड़ घरों में पहुंचने का काम हो गया। तो बहुत बड़ी बात है। 18,000 गांव, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तब वहां बिजली का खंभा तक नहीं था। 18,000 गांव आजादी के 70 साल के बाद बिजली से अछूते थे और घर तो करोड़ों घर। आज वो 18 के 18,000 गांवों में
बिजली पहुंच गई है और इसके साथ 4 करोड़ घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि वो जोखिम भरे फैसले लेने में हिचकते नहीं हैं। यही वजह है कि उनकी अगुवाई में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया। यही नहीं, उन्होंने आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करना, नोटबंदी और जीएसटी लागू करने जैसे कड़े फैसले भी लिए हैं। सर्जिकल और स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम चुप हो जाते एक आध दो निवेदन कर कर। आज सबको मालूम है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धारा 370, 35 से सबको मालूम था कि टेम्पररी था, अब इसकी जरूरत नहीं है। कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचा, दुनिया तक। योग दिवस कितना बड़ा फैसला है, यूएन जनरल असेंबली ने इसको स्वीकार किया योग दिवस को। बहुत बड़ी बात है। भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा एक्नॉलेजमेंट शायद ही कभी हुआ होगा। पेरिस समझौता, बड़े बड़े देश ये लक्ष्य को घोषित करने के लिए, प्राप्त करने की बात छोड़ो, घोषित करने के लिए झिझकते थे। मोदी जी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो यही एक रास्ता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ढेर सारे ऐसे फैसले उन्होंने जो लिए, वो मैं मानता हूँ नई शिक्षा नीति। और ढेर सारे फैसले, आर्थिक सुधार का तो एक पूरा इंटरव्यू आर्थिक सुधार पर हो सकता है, इतने सारे आर्थिक सुधार उन्होंने किए। तो ये मजबूत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री के अलावा ये हो नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि वो इसलिए हो रहा है कि उनका लक्ष्य सत्ता में बने रहना नहीं है। उनका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार चलाना नहीं है। उनका लक्ष्य देश के लिए सरकार चलाना है, देश के गरीबों के लिए सरकार चलाना है। अपने इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो हर हाल में किसानों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। लगभग 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपया मिल रहा है और 1.5 लाख करोड़ रुपया एक साल के अंदर किसानों को पहुंचे। 1.5 लाख करोड़ रुपया। कभी यूपीए सरकार ने 60,000 करोड़ का ऋण माफ कर बहुत बड़ा काम किया था, ऐसा बताते थे। कहते हैं उसी से चुनाव 60,000 करोड़ तो बैंक में ही वापिस आ गए, किसान को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये तो बैंक का ऋण माफ हो गया। तो बैंक में ये 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसान को मिला है, जिसे इसको बैंक से ऋण ही नहीं लेना। जो 1.5 एकड़ 2 एकड़ के खेत है, जो हमारे बहुत सारे प्रदेश में एवरेज जोत इतनी ही है, उसका तीनों खेती का खर्चा ही 6,000 होता है, तब उसको ऋण ही नहीं लेना पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको कोई अलग तरीके से देखता नहीं है। एक और ऋण माफ करने की पॉलिसी लाना और दूसरी ओर किसान को ऋण न लेना पड़े, ऐसी स्थिति में ले जाना। वो 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था, आपने 60,000 करोड़ बैंकों में आ गए। हमने 1.5 लाख करोड़ दिया जो किसान के पास गए और किसान ऋण मुक्त हो गया। मैं मानता हूं ये यूनिक विचार है। अपनी इस बातचीत में अमित शाह ने कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए फैसलों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम की तरफ से वक्त रहते लिए गए फैसलों की वजह से कोरोना को हराने में आसानी हुई। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश के लोगों को मुफ्त में कोरोना टीका लगवाने को ऐतिहासिक करार दिया। दुनिया में कोई नहीं सोच सकता 130 करोड़ के देश को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। बाकी सारे कंपैरिजन करते हैं अंग्रेजी अखबारों में लिखकर। उनको मालूम नहीं है कि अमेरिका का आबादी उत्तर प्रदेश जितना है और 130 करोड़ का देश, 130 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन दे। और यही नहीं, अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के दौरान उनके किए गए कामों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी को खड़ा किया था। सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम उनका उस वक्त था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना। उस वक्त उन्होंने कठोर परिश्रम, बारीक आयोजन
और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक दृढ़ता, ये तीनों के कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। और एक मैं अभी भी मानता हूँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत सारी पार्टियां है और होनी भी चाहिए। सबने गुजरात के संगठन के मॉडल का स्टडी करने जैसा है जो मोदी जी ने उस वक्त बनाया था, और समय समय पर उसमें अनुकूल परिवर्तन भी होते गए, परंतु वो मॉडल की जो नींव थी, जनता के साथ सरोकार रखकर जनता की वेदनाओं को समझकर उसको वाचा देना ये राजनीतिक पार्टी का काम है। जब विपक्ष में होते हैं तो आंदोलन के माध्यम से उसको वाचा देते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो सरकार की नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से उसका रास्ता ढूंढना, उसको हल निकालना और वो वेदना को कम करना या तो निरस्त करना। मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी चैलेंज उनके लिए थी उस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में प्रस्थापित करना। हम तीसरे नंबर पर थे, और तब से लेकर जो शुरू हुआ है आज तक भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया देख रही है, इसको हम लगातार जीतते जा रहे हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज उनके सार्वजनिक जीवन में आया कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी हम हार गए थे, जो गुजरात का सबसे सेफेस्ट सीट माना जाता था, साबरमती असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वो हम हार चुके थे। अच्छा। बड़ा भूकंप आया था, सारे कॉरपोरेशन के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, तहसील पंचायत के चुनाव कांग्रेस स्वीप कर गई थी। 70 के दशक के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हारी थी, 70 के दशक के बाद, जनसंघ के समय से लेकर आज। और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हम 87 के बाद पहली बार हारे। उस समय उनको गुजरात की धुरा सौंपी गई, और उस वक्त की राष्ट्रीय राजनीति की भी कल्पना करते हैं तो एक बहुत लंबा कालखंड यहाँ पर गठजोड़ की राजनीति का रहा। जो सरकारें आई, पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं थी, मिली जुली सरकार थी, कभी 20 पार्टियां, कभी 25 पार्टियां, कभी 30 पार्टियां। अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, वो भी कोई पूर्ण बहुमत की एक पार्टी की सरकार नहीं थी। और इसका परिणाम वो ये हुआ था कि एक लचर स्थिति देश भर में बन गई थी, और सब लोगों का भरोसा उठता जा रहा था। उस वक्त नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और खबरों में अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने राज्य के 16 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। अनंतनाग जिले में की गई छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है, और उनसे आतंकियों के साथ संबंध और उन्हें फंड मुहैया कराने को लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एनआईए के अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान कई लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। तो बड़ा एक्शन यहां पर एनआईए की टीम की तरफ से लिया गया है। अनंतनाग में 16 अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम रेड कर रही है, और इस रेड के दौरान एनआईए की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है, और उनसे पूछताछ यहां पर चल रही है। छापेमारी के दौरान कई लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब सरकार चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, देश बनाने के लिए जीत कर आए हैं। दे विल नॉट बाय पीस, दे विल एस्टैब्लिश पीस हियर फॉर एवर। ऐसे राजनीतिक कुत्सित प्रयासों का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल कर रहे हैं, उसकी कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए, और उनको अब सजग हो जाना चाहिए। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। तो आतंक के खिलाफ एनआईए की टीम ने यहां पर कड़ा प्रहार किया है। अनंतनाग इलाके में एनआईए की टीम सुबह से ही रेड कर रही है, और लगातार वहां पर एक के बाद एक कई जगहों पर छापेमारी का सिलसिला लगातार चल रहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता रिफत का। रिफत, सुबह से ये रेड चल रही है, 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया, कोई और बड़े खुलासे, कोई और बड़े नाम सामने आए? देखिएगा, कुछ और लोगों के भी डिटेन करने की बात सामने आ रही है। काफी लोगों को क्वेश्चनिंग की जा रही है, 10 से ज्यादा उनकी तादाद अब होगी। पहले 4 लोगों को पकड़ा गया था क्वेश्चनिंग के लिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, तो ऐसा पहले भी हुआ है।
कि काफी लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। अब देखना होगा कि क्या कुछ लीड सामने आएंगे। जिस तरीके से अलग अलग मामलों की तहकीकात हो रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो रिसेंट किलिंग्स है उसके साथ अभी जोड़ पाना इसको मुश्किल है, क्योंकि अभी एनआईए को रिसेंट किलिंग्स का केस जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने या पुलिस ने सौंपा नहीं है। हालांकि जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी एक बयान दिया और कहा कि ये जो है यहाँ पे मुस्लिम्स भी काफी सारे मारे गए इसमें, तो इसको ज्यादा हाइप दिया जा रहा है कि ये सिर्फ जो है माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जरूर ये बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। और जहां तक एनआईए की रेड्स की बात है, फिलहाल कुछ लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, उनकी क्वेश्चनिंग हो रही है। 16 से ज्यादा लोकेशंस हैं जहां पे रेड्स हुई हैं, कुछ सामान भी बरामद किया गया, खासतौर से लैपटॉप। ठीक है रिफत, आप नजर बनाए रखें। आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। खबरों में रुक करते हैं और बात करते हैं यूपी की सियासत की। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंची। प्रियंका वहां पर किसान न्याय रैली में हिस्सा लेंगी। रैली में शामिल होने से पहले प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची और वहां पर पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची और वहां पर पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रियंका गांधी एक के बाद एक एक्शन लेती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। लखीमपुरी में भी जब ये पूरा मामला सामने आया था तो प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंची थी। हालांकि उनको यूपी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया था, तब भी वो सुर्खियों में रही थी। और अब प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंची हैं। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहां पर देखिए किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करती हुई प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। तो जो जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश को लेकर प्रियंका गांधी ने ली है, उसी को लेकर शायद दुआएं यहां पर मांग रही हैं प्रियंका गांधी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रियंका गांधी एक्शन में यहां पर नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन तैयार करने के लिए प्रियंका गांधी पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों में है। लखीमपुर को लेकर पहले सुर्खियों में रही प्रियंका गांधी, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी, उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी और अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करते हुए, उनकी पूजा अर्चना करते हुए, और जो पूजा का पारंपरिक तरीका है, शिवलिंग के ऊपर किस तरह से वो देखिए दूध विसर्जित कर रही हैं वहां पर। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अरुण सिंह का। अरुण, तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सीधा सीधा भगवान शिव से आराधना करती हुई कि ताकि कांग्रेस की जमीन को तैयार कर सकें, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में उन्होंने ली है। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा इसके पहले भी काशी आई थी और जब भी उत्तर प्रदेश आती हैं तो वहाँ के महत्वपूर्ण मंदिर में जरूर जाती हैं, मशहूर मंदिरों में जाती हैं। और जब उनसे सवाल पूछा था मैंने कि क्या मांगा, वो हर बार एक ही जवाब देती हैं कि हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत खराब है, निश्चित रूप से ये तथ्य है और इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। और उसी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी के दौरे पर है और किसान न्याय रैली थोड़ी देर बाद संबोधित करेंगे। उसके पहले जो भी बनारस में आता है, वाराणसी में आता है, तो काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर जरूर जाता है। तो प्रियंका गांधी वहां और दुर्गा मंदिर दोनों जगह पूजा अर्चना करने के बाद सीधे किसान न्याय रैली में पहुंचेंगी। और वहां पर जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई उसके बाद जिस तरह से राजनीति हो रही है उसमें किसानों के साथ खड़ा हुआ दिखाएंगी और पार्टी का एजेंडा आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा उसको भी एक तरह से जनता के सामने रखेंगी। शुक्रिया अरुण सिंह तमाम जानकारी के लिए। देश के बड़े मुद्दों पर सोमवार शाम 7:57 पर देखिए अमन चोपड़ा के साथ देश झुकने नहीं देंगे, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।